अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी जिसका नाम है लीनियर कम्बिनेशन। लेट सपोज आपके पास कुछ फंक्शंस हैं f1 f2 अप टू fnx आर फंक्शन एंड c1 c2 अप टू cn आर आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट्स का क्या मतलब है? ये कुछ भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, रियल नंबर्स में कुछ भी नंबर हो सकता है। देन लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है कि आपने क्या करना है, c1 को f1 x के साथ मल्टीप्लाई करना है, c2 को f2 x के साथ मल्टीप्लाई करना है और c3 को f3 के साथ इसी तरह जाते जाना है और आखिरी कांस्टेंट जो है वो आखिरी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन सब को आपने प्लस की फॉर्म में यानी कि ऐड करना है। इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। c1 f1x c2 f2x अप टू cn fnx और इन सबको आपने क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। अब एक और चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लेट सपोज आपके पास जो है कुछ फंक्शन कुछ भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है और उसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपके पास कांस्टेंट है या जो फंक्शन है जो भी, तो आपके पास उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं y1 y2 अप टू y आपने डिफरेंट मेथड से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो है कुछ सॉल्यूशंस आए हुए हैं उसके। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि आपके पास किसी भी होमोजीनियस एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस हों तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है, जैसे कि c1 y1x c2 y2x ck yk(x), ठीक है, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है इससे वापस एक फंक्शन आएगा। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है x², एक सोल्यूशन है आपके पास ex। ठीक है, दो सोल्यूशंस आए हैं आपके पास अभी y2 और एक है y1। ये तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो क्या होगा, c1 x² और c2 ex। ये एक फंक्शन है बताते ख़ुद। ठीक है, तो कहते हैं ये जो फंक्शन बनेगा ये भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन है ही है, लेकिन इनका जो लीनियर कम्बिनेशन बनता है ना c1 x² और c2 ex, ये भी सॉल्यूशन होगा। और c के बारे में क्या कहते हैं कि जो सारे ci's हैं c अप टू k तक, ये कुछ भी कांस्टेंट है और ये जो है y, ये सॉल्यूशन होगा उसी इंटरवल में उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने पढ़ना है लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस। इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास कुछ फंक्शंस हैं f1 f2 अप टू fnx इज़ सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंस ऑन इंटरवल i इफ़ वी टेक कोई भी सेट जो है, तो फंक्शन का जो सेट है वो तब आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा कि जब आप उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखें और लीनियर कम्बिनेशन को इक्वेट कर दें ज़ीरो के। और जब आप उसको इक्वेट करें और फिर किसी मेथड्स के जो सॉल्व करेंगे, जो कि आगे हम आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप जब c1 c2 cn तक की वैल्यूज़ निकालें और जब सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएँ, ज़ीरो आ जाएँ। ठीक है, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी इनपुट एक्स, हर इनपुट एक्स के लिए तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएँ, ज़ीरो आ जाएँ, तो हम जो गिवन फंक्शन है उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है फंक्शंस का ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है लीनियर डिपेंडेंट की। ठीक है, तो इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ci, अगर आपके पास कम अज़ कम एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि ख़ुद ज़ीरो नहीं है, ठीक है, जो कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है ज़ीरो नहीं है, विच इज़ नॉट ज़ीरो, दैन द सेट ऑफ फंक्शन आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। एटलीस्ट आपके पास कम अज़ कम एक जो है आपके पास ऐसा नंबर हो, मतलब पूरी लीनियर कम्बिनेशन में चाहे सारे ज़ीरो हैं लेकिन एक ऐसा है जो कि ख़ुद ज़ीरो नहीं है, तो उस सेट को, फंक्शंस के सेट को, पूरे के पूरे सेट को f1 टू fn को हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल लेट अस कंसीडर ओनली f1x f2x। इस बात को समझने के लिए, यानी कि लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ दो फंक्शंस को स्टडी करते हैं। इस तरह हम n फंक्शंस को स्टडी करें, हम ऐसे करते हैं इसको समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो फंक्शंस को हमने लिए। तो दो फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा,
दो फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन आपके पास होगा C1f1x और C2f2x। नाउ वी टेक लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0। चाहे लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करनी है या लीनियर डिपेंडेंस चेक करनी है, कुछ भी आपने चेक करना है, आपने लीनियर कम्बिनेशन को इक्वेट ज़रूर करना है 0 के। इफ़ वी गेट C1 भी 0 और C2 भी 0, देन वी से दैट F1 और F2 जो है आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। बट इफ़ C1 या C2 दोनों में से कोई एक भी ऐसा फंक्शन, एक भी ऐसा कांस्टेंट आ जाए जो 0 नहीं है, तो हम इस फंक्शंस को F1x F2x को हम कहेंगे कि ये आपस में क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट के लिए आपके पास सारे कांस्टेंट्स को क्या आना चाहिए, 0, जबकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एटलीस्ट एक कांस्टेंट ऐसा आना चाहिए जो कि 0 नहीं है। लेट सपोज आपके पास C1 0 नहीं है। जब C1 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, C1f(x) और C2f(2x) इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन आपने इक्वल टू 0 लिया हुआ है। अच्छा, अब चूंकि हमें ये कंफर्म है कि C1 जो है 0 नहीं है, C2 के बारे में हमें पता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास के सिर्फ एक जो है वो 0 ना हो, बाकी तमाम 0 हो तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो। उन्होंने ये कहा है कि कम से कम एक ऐसा नंबर हो जो 0 ना हो। बाकी 0 हैं कि नहीं है उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कम से कम लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट 1 ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए जो कि 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये C1 0 नहीं है। अब लीनियर डिपेंडेंट के लिए हो सकता है C2 0 भी हो सकता है C2 0 ना भी हो, क्योंकि उसने तो ये शर्त पूरी कर ली कि लीनियर डिपेंडेंट के लिए आपके पास कम से कम एक जो है वो 0 ना होना चाहिए। तो लेट सपोज C1 जो है वो 0 नहीं है, C2 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अगर C2 उधर चला जाएगा तो -C2f2x होगा। अच्छा, अब C1 के साथ मैं डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन C2 के साथ मैं डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि C2 के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो 0 है कि नहीं है। लेकिन C1 के बारे में मैं कन्फर्म हूँ कि वो 0 नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर से कहा हुआ है कि लीनियर डिपेंडेंट, और मैं ये ऐसा लीनियर डिपेंडेंट है कि मैं कह रही हूँ कि C1 जो है वो 0 नहीं है। तो f1x इज इक्वल टू -C2 C1 f2x। रिजल्ट, इफ़ अ सेट ऑफ टू फंक्शंस इज लीनियर डिपेंडेंट then one function is simply constant multiple of the other। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि f1x जो है f2x आपस में एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं, यानी कि ये इन दोनों में जो फ़र्क है, C2 और C1 दोनों जो हैं वो नंबर है, नंबर को डिवाइड करें तो दोबारा से एक नंबर आता है। तो ये f1x और f2x आपस में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट का फ़र्क है। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल है। कैसे, लेट सपोज आपके पास f1x और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो लेट सपोज आपके पास आता है -3/2 f2x। ये इसका कांस्टेंट मल्टीपल है कि नहीं है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको f2x, f1 जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल है f2x की। इसी तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, उस साइड पे लेकर आएँ तो ये हो जाएगा -2/3 f1x इज इक्वल टू f2x। और f2x आपको ऑब्टेन हो जाएगा जब आप f1 के साथ -2/3 मल्टीप्लाई करो, और f1x आपके पास ऑब्टेन होगा जब आप f2x के साथ -3/2 मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब है कि f1x और f2x दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कांस्टेंट मल्टीपल हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो है समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि हमने क्या पढ़ा, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके पास कोई भी फंक्शंस हैं उसका लीनियर कम्बिनेशन होगा, आपने उनके साथ क्या करना है, C1 जो है मल्टीप्लाई करना है, C1 C2 हर फंक्शन के साथ एक एक कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास कोई भी लीनियर डिपेंडेंस चेक करनी हो या इंडिपेंडेंस चेक करनी हो तो आपने क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन को इक्वेट करना है 0 के। अगर सारे C1 C2 Cn जो है वो सारे के सारे 0 आ जाए, सब 0 सब, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहेगा, उस सेट फंक्शंस को हम लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। और अगर कम से कम एक ऐसा फंक्शन, चाहे वो C2 हो, चाहे वो Cn हो, चाहे वो C3 हो, C8 हो, कोई भी ऐसा कांस्टेंट हमारे पास आ जाए जो ख़ुद 0 नहीं है, आपको एक भी कांस्टेंट पता चल जाए कि वो 0 नहीं है, तो पूरे सेट ऑफ फंक्शंस को हम क्या कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, अब आगे जाते हैं। कन्वर्सली, इफ़ टू फंक्शंस आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, लेट सपोज आपके पास टू फंक्शंस हैं और वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। जैसे कि f1x जो है आपके पास ऑब्टेन होता है C2
के साथ मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा फंक्शन है f1x और f2x जो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं, यानी कि f1x आपको तब ऑब्टेन होगा जब आप c2 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से अगर ये कांस्टेंट मल्टीपल है तो इसका मतलब है f2x भी आपको तब ऑब्टेन होगा जब आप f1x के साथ 1 बाय वो कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। ठीक है, देन अगर आप इस ऐसे करें कि c2f(x) इधर ही लिखें लेकिन f1x को आप उधर शिफ्ट करें तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, -f1x = 0 का। फिर आप ऐसे करें तरतीब से लिखने के लिए, खूबसूरत लिखने के लिए f1x को पहले लिख लें और f2x वाली टर्म को बाद में लिख लें। लेकिन f1x के साथ माइनस का साइन भी है तो आप पहले -f1x लिखें प्लस c2f(2x) = 0। इट मीन दैट कोफिशिएंट ऑफ 1x इज़ नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या लिखा आ रहा है -1, दैट इज़ -1 से c1 = -1। दस वी गॉट अ कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट आपको मिल गया है नॉन ज़ीरो है, जो कि इस स्टार्ट से आपको पता चल रहा है कि f1x का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है, और आपको एक ऐसा कांस्टेंट मिल गया है जो बजाते खुद 0 नहीं है। दूसरे कांस्टेंट के बारे में हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वी से दैट f1x और f2x जो है आप इसमें क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर लिया है कि कम अज़ कम एक ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए जो कि खुद 0 ना हो। तो कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कोई फंक्शन आपस में कांस्टेंट मल्टीपल हैं तो वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे, और अगर लीनियर डिपेंडेंट होंगे तो वो आपस में कांस्टेंट मल्टीपल भी होंगे। तो लेफ़्ट साइड मतलब दोनों साइड्स जो हैं वो ट्रू है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट भी होगा, और अगर कोई लीनियर डिपेंडेंट है तो वापस में कांस्टेंट मल्टीपल भी होंगे। दोनों साइड से बात जो है ट्रू होती है। कांस्टेंट मल्टीपल है तो लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है तो कांस्टेंट मल्टीपल होंगे खामखा एक दूसरे के। तो दोनों साइड्स डायरेक्ट पाथ और कन्वर्स पाथ जो है दोनों जो है वो ट्रू होता है। लेकिन कुछ ऐसे थ्योरम्स या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं मैथ्स में जो कि एक साइड से ट्रू होती हैं, दूसरी साइड से ट्रू नहीं होती। ठीक है, अब कंक्लूजन हमने क्या निकाला इसका, एज वी कैन सी दैट बोथ डायरेक्ट एंड कन्वर्स पाथ, डायरेक्ट और कन्वर्स आर ट्रू या होल्ड्स। So if in a set of a function neither function is a constant multiple of the other, then the set of function is said to be linearly independent function। तो कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला कि आपको पता चल रहा है कि डायरेक्ट पार्ट भी ट्रू है और कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। अगर कोई ऐसा सेट फंक्शन का है जो कि कोई भी फंक्शन किसी का भी कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, कोई भी फंक्शन किसी का भी कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेट है, गिवन सेट जो है वो लीनियर डिपेंडेंट नहीं है, फिर वो कौन सा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो किसी का कांस्टेंट मल्टीपल होगा। तो ये थ्योरी थी, अब हम एग्जांपल्स पे जा रहे हैं। ठीक हो गया, आई होप आपको ये एग्जांपल जो है वो क्लियर हो रही हो। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है f1 जो है sin x cos x और f2 जो है वो sin 2x है, और हमने ये चेक करना है कि ये जो है लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने li लिखा है लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, और लीनियर डिपेंडेंट के लिए मैंने ld लिखा है। f1x = sin x cos x और f2x = sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इस sin 2x को मैंने ओपन करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओपन करें, लेकिन क्वेश्चन की कुछ ऐसी सिचुएशन है इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसको मुझे ओपन करने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन का फार्मूला क्या है। ये हमने 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और फिर यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो प्लस आएगा, और फिर एक साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हो चुके हैं ना, तब इसको रिवर्स करें साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से फार्मूला जो है वो याद किया जाता है। ठीक है, अब साइन 2x है, 2x को मैं लिख सकती हूँ x + x, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। मज़े की बात ये है अल्फ़ा भी x है और बीटा भी x है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। साइन x cos x, साइन x cos x, 2 sin x cos x हो गया। ठीक है, तो f2x आपको मिला है 2 sin x cos x, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो f2x अपनी जगह पे इक्वल, अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, sin x cos x f1x नहीं था, f1x है ना। ये देखिए f1x जो है वो sin x cos x है, तो f2x आपके पास कुदरती तौर पे बन गया है 2f1x।
f2x इज़ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ f1x। f2x है कांस्टेंट मल्टीपल है f1x का, तो हमें दूसरे जो है कुछ चीज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लें और फिर C1 और C2 के साथ करें और फिर चेक करें। तो ख़ुद ही आपको समझ आ गई है कि जब आपने खाली f2x को ओपन किए तो आपको नज़र आ गया ख़ुद ब खुद ही कि द सेट f1x f2x इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट मल्टीपल होंगे एक दूसरे के तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब सिर्फ मैंने f2 ओपन किया, मुझे कांस्टेंट मल्टीपल को अभी इनको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन लेने की ज़रूरत थी मुझे, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद जो है मुझे C1 C2 चेक करने की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने जब f2 को जब खुद ही ओपन किया तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन बन गई कि मैं इसका कंक्लूजन आराम से निकाल सकती हूँ, जो कि मैंने थ्योरी पढ़ी थी। अच्छा, अब नोट इन -∞ to infinity लेट f1 जो है x है और f2x जो है वो एब्सोल्यूट x इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज वी कैन नॉट राइट एनी फंक्शन इन अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर। f1x जो है वो f1x x है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है और ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। ये एक दूसरे जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में कांस्टेंट मल्टीपल में नहीं लिख सकते, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। MCQs के लिए आपसे अगर एग्जांपल पूछे चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप लोगों को ये आना चाहिए, सही है, याद होने के। गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इफ़ f1 डिवाइडेड बाई f2x या f2 डिवाइडेड बाई f1x इज़ नॉट अ कांस्टेंट, अगर आप दो फंक्शंस को डिवाइड करें और वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप इधर दोनों साइडों पे f1x को डिवाइड करेंगे तो f1x कट जाएगा, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि राइट साइड पे या इनको डिवाइड करने से आपके पास क्या आता हो, कांस्टेंट आता हो, ठीक है। चेक करते हैं वाई। अब पूछ रहे हैं हमसे कि ये क्यों ऐसा है कि अगर हम डिवाइड करें तो कांस्टेंट आए तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा और कांस्टेंट ना आए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्यों। फ्रॉम द अबव एग्जांपल, हवाला भी ऊपर वाले एग्जांपल का दिया है, ठीक है। f1x ये है, f2x ये है, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है तो आपके पास 1/2 आता है। f1 डिवाइडेड बाई f2 किया या आप f2 डिवाइडेड बाई f1 करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो कांस्टेंट आता है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और अगर लीनियर डिपेंडेंट अगर कोई फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट ना आए तो क्या आए, यानी कि अगर इस जगह पे आपके पास आ जाता फंक्शन, ठीक है, अगर फंक्शन आ जाता तो फिर ये वो कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी सिर्फ कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक्स से वेरिएबल से आज़ाद चीज़ है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वेरिएबल्स भी होते इसमें तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे चाहते हैं, नाउ शो दैट दिस सेट e3x e पावर -3x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऑफ अ फंक्शन इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमने ये शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आपको किस तरीके से शो करना है, आपने नोट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन जो है एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हों तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, या अगर आप डिवाइड करें और कांस्टेंट आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसा करते हैं, आपको जो आसान लग रहा है आप वो करें। अब चूँकि एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल तो आपको नज़र नहीं आ रहे कि एक दूसरे के कांस्टेंट, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, कुछ वो नहीं है ना, इसको हम ओपन कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि हम नोट 2 की तरफ जाएँ कि वो कहता है कि इन दोनों को आपस में क्या करें, डिवाइड करें। मैंने क्या किया, f1x डिवाइडेड बाई f2 की, आपकी मर्ज़ी, आप f2 डिवाइडेड बाई f1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f1 लिखा e3x, f2 लिखा माइनस, अच्छा जी, तो जब आपने f1x डिवाइडेड बाई f2x किया है तो यानी e3x f1x की जगह e3x और f2 की जगह e-3x, जब आपने इसको डिवाइड किया तो अब चेक करते हैं कैसे फंक्शन आता है या कांस्टेंट आता है। अगर फंक्शन आ गया तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और अगर कांस्टेंट आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये -3x से ऊपर जाएगा तो e3x होगा। आपको मैथ्स में एक बात पता थी कि बेसिस सेम पावर एडिड, तो बेसिस सेम एक मरतबा लिखो बेस और 3x आप इसमें प्लस कर लें तो 3x हो गया 6x हो गया। कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल से आज़ाद नहीं है, ये वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। द सेट ऑफ टू फंक्शंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज व्हेन वी डिवाइड f1 एंड f2x वी गॉट अ फंक्शन, सही है। तो आपके पास अब ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके पास, गिवन दिस सेट
ये इसमें 4 जो है फंक्शंस हैं। हमने इसको चेक करना है कि ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चेक दैट द गिवन सेट ऑफ फंक्शन इज लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। हमने चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है। ठीक है, द गिवन सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम और वन ऑफ अ फंक्शन। लीनियर डिपेंडेंट तब होगा, लीनियर डिपेंडेंट के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, तो हम ये कहेंगे कि गिवन सेट विल बी लीनियर डिपेंडेंट इफ सम और वन, कुछ या कम से कम एक जो फंक्शन है ऑफ अ फंक्शन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर। सम या कम से कम एक फंक्शन ऐसा आपको मिल जाए कि आप उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें अदर फंक्शंस के, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक हो गया। तो आपके पास जो पहला फंक्शन है वो है √x+5। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है वो आपके पास है √x+5x, और तीसरा फंक्शन है वो है x-1, और जो लास्ट फंक्शन है वो है f4x²। अब ऐसा करना है कि इसको आपने चेक करना है कि आप इसको किसी भी फंक्शन को अदर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने जो फंक्शन उठाया, अब मैं इसको नहीं उठा सकती कि इसमें अंडर रूट नहीं है, इसको नहीं उठाती कि इसमें अंडर रूट में जो बनाना नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं इसको उठाऊँ तो ये बड़ा आपको नज़र आ रहा है खौफनाक है, ये खौफनाक नज़र आ रही है, क्योंकि ये खौफनाक नज़र आ रहा है तो हम इसी को लिखेंगे कि इस साइड पे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हम इससे बाकी इसको हम अदर के यानी कि इसके और इसके 3 फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब √x+5 आपके पास कब बनेगा, जब आपके पास √x+5x आपने बनाना है। ठीक है, इन 3 चीज़ों से 1, 2 और 3। ठीक है, अब पहला जो है √1 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 1 मल्टीप्लाई √x+5। ठीक है, अब आपके पास √x+5 बन गया, लेकिन आपको 5 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, 5x चाहिए। ठीक है, मसला ये है। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है, ये 5x, ये x-1। अगर हम इसको सोचें कि अगर मैं इसको 5x के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, तो अब 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपको 5x भी मिल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा -5, तो 5 और 5 आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, तो 5x-1 लिख लिया। x² की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना इसमें किसी चीज़ की, तो इसको हम 0 ले लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई f1x और ये क्या था f3x, और 0 मल्टीप्लाई f4x। We are able to write f2x as a linear combination of the other functions f1x, f3x and f4x। हमने f2x को लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया है 2, 3 और 4 वाले फंक्शन के, सॉरी 1, 3 एंड 4 फंक्शन के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया है। सो द गिवन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट आल्सो क्लियरली वी सी दैट। क्यों लीनियर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें तो वो आपके पास लीनियर डिपेंडेंट आएगा। और अगर हम एक और चीज़ पे भी नोट करें, एक और चीज़ क्या है, बाय राइटिंग f2x एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ f1, f3 and f4x, by writing f2x as a linear combination of f1, f3, f4x, we have constant 1, 5 and 0 which shows that all constant is not 0। इसका मतलब है कि जब हमने उसको कम्बिनेशन में लिखा है तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स आए हैं वो 1, 5 और 0 आए हैं। बेशक अभी लेट सपोज अगर हम उसको देखें f2x से अगर आप देखें तो 1, 5 और 0 आए हैं, तो अगर आप उसको साइड पे लेके जाएं तो -1, ये -1 f2x +1 f1x +5 f3x और 0 f4x। तो अगर आप इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिखें ना, देखें लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी, ये लीनियर कम्बिनेशन है 3 फंक्शन का, अगर 4 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखें और राइट साइड पे अगर आपके पास 0 आए तो आपके पास आ जाएगा -1, 1, 5, 0। तो -1, 1, 5, 0 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट बन गया कि नहीं, और ख़ुद ब खुद ही आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो 0 नहीं है। क्लियरली ऑल कॉन्स्टेंट 1, 2, 3, 4 आर नॉट 0, सो द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। बट अबव मेथड इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट से आपने इसको करना है, ठीक है, एंड इट इज़ समटाइम कन्फ्यूजिंग, सो वी नीड टू स्टडी एनालिटिक मेथड। ठीक है, एनालिटिक मेथड की हमें काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये पर्सनल जजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक हो गया।
तो एनालिटिक मेथड की हमें ज़रूरत है। तो व्रॉन्स्किन जो है ये एक वो है तरीक़ेकार है कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना। डेरिवेटिव शुड बी डिफाइंड ऑन आई। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शर्त ये है कि कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसका डेरिवेटिव जो है वो डिफ़ाइन होना चाहिए उस इंटरवल में। डिफ़ाइन का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं और आपके पास आ जाए 4x, तो वो उस इंटरवल में जो है कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा ना हो जिसमें वो आपको अनडिफाइन आंसर दे। अब इसमें ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन अगर आपके पास देखें ये फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 1/x, आप इसको डेरिवेटिव जब लेते हैं तो -1/x आता है। अगर आपके पास इंटरवल 1-2 है तो गुड, क्योंकि 1-2 में 1 और 2 के दरम्यान में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसमें ये अनडिफाइन होता है। लेकिन अगर इंटरवल 0 से लेके 5 तक है, ठीक है, 0 से 0 इंक्लूड है, तो 0 पे तो ये अनडिफाइन होता है ना, तो फिर व्रॉन्स्किन ऐसे फंक्शन पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है, कि अनडिफाइन वाला कंसेप्ट जो है वो ना हो। डेरिवेटिव जो इंटरवल गिवन इंटरवल है उसमें कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिसमें वो पुट करूँ इस फंक्शन में, डेरिवेटिव के फंक्शन में, तो वो आपके पास क्या आ जाए, अनडिफाइन फंक्शन में या डेरिवेटिव में, ठीक है। सपोज ईच ऑफ द फंक्शंस जो हैं पोजेस एटलीस्ट n-1 डेरिवेटिव। लेट सपोज आपके पास कुछ फंक्शंस हैं और हर फंक्शंस के जो हैं n-1 डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। n-1 डेरिवेटिव का क्या मतलब है, बेसिकली आपके पास 4 फंक्शंस हैं तो उसके 3 डेरिवेटिव जो हैं होने चाहिए। आपके पास 10 फंक्शंस हैं, मतलब एक सेट में 10 फंक्शंस हैं, तो उन तमाम के तमाम फंक्शंस के 9th ऑर्डर तक डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए या डिफ़ाइन होने चाहिए, ठीक है। अगर 3 फंक्शंस हैं तो उसके डबल 2 डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट होने चाहिए और डिफ़ाइन होने चाहिए, ठीक हो गया। लेट सपोज आपके पास फंक्शन व्रॉन्स्किन का फार्मूला क्या, f1 f2 up to fn। सबसे पहले आप फंक्शंस की लिस्ट लिखेंगे, f1 f2 up to fn, फिर इन सब का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इन सब का सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव, और तब तक आपने जानना है जब तक अगर ऑर्डर n फंक्शंस हैं तो n-1। लेट सपोज आपके पास अगर 2 फंक्शंस हैं, एक है f1 और एक है f2, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे f1 f2, 2 में से एक गए तो क्या आता है, 1, तो इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव तक आपने इसको ले जाना है, ठीक है। अगर n फंक्शंस हैं तो उन्होंने n-1 डेरिवेटिव तक लेके गए हैं, तो 2 फंक्शंस थे तो हम 1 डेरिवेटिव तक लेके गए हैं, तो ये तरीक़ेकार है व्रॉन्स्किन लेने का। वेयर द प्राइम्स डिनोट डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड द व्रॉन्स्किन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये प्राइम्स जो हैं इनके ऊपर जो बार है, ये प्राइम जो हैं ये पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव डिनोट करते हैं, और ये अंडरस्टूड चीज़ है, हम काफ़ी बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। हाउ टू चेक लीनियर इंडिपेंडेंस बाय व्रॉन्स्किन, हम व्रॉन्स्किन के थ्रू कैसे लीनियर इंडिपेंडेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास फंक्शंस हैं y1 y2 अप टू yn, और ये सब सॉल्यूशंस हैं होमोजीनियस ऑर्डर nth डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका जो है सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ऑन एन इंटरवल i देन द सेट ऑफ सॉल्यूशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन i इफ़ एंड ओनली इफ व्रॉन्स्किन इज़ नॉट 0। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा अगर आपके पास जो पिछले वाले फार्मूले में आप पुटिंग करें, उसको सॉल्व करें और आंसर जो है 0 ना आए, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। फॉर एवरी x इन द इंटरवल एनी सेट y1 अप टू yn ऑफ n लीनियरली independent solutions of the homogeneous and a differential equation on an interval is said to be fundamental set of solution। अच्छा, हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस में है भाई, हमारा इंटरेस्ट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस पे है, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल ऑर्डर की जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हों, ठीक है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। उसका जो एक स्पेशल नाम है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल, ठीक है। तो आपके पास कोई भी सेट ऑफ सॉल्यूशंस हों तो जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हों, तो हम उसको आपस में क्या कहते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो व्रॉन्स्किन के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि ये जब आपके पास व्रॉन्स्किन आप मालूम करो और उसका आंसर 0 ना आए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपके पास आंसर 0 आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि अगर 0 नहीं आ रहा आंसर तो वो लीनियरली
इंडिपेंडेंट है, और अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज आपके पास कुछ फंक्शंस हैं y1 y2 अप टू yn बी अ फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि ये सोल्यूशन आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑफ द होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल i, देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की ज़रूरत थी। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपके पास क्या होते हैं कि जब आप उसको लीनियर कम्बिनेशंस में लें सॉल्यूशंस को, ठीक है, और लीनियर कम्बिनेशंस में तमाम CI ज़ीरो हों, या अगर आप फंक्शन जो है वो अगर दो फंक्शंस हैं और उनको आप डिवाइड करें और आंसर आपके पास जो है वो एक फंक्शन आ जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। या आपके पास कोई भी ऐसा सेट में कोई भी ऐसा फंक्शन मौजूद ना हो जिसको आप किसी दूसरे के जो है उसमें लिख सकें, लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें, तो इसका मतलब है कि ऐसे सेट जो हैं आपके पास क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम कहते हैं फंडामेंटल सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस। और फंडामेंटल सेट्स ऑफ सॉल्यूशन कोई भी हो किसी भी होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो उस इक्वेशन उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा भाई, वो तमाम सॉल्यूशंस के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये बात याद रखें कि अगर इंडिपेंडेंट है तो वो जनरल सॉल्यूशन फिर नहीं होगा, डिपेंडेंट है तो वो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल सेट्स ऑफ सॉल्यूशन पे ही लागू है कि अगर फंडामेंटल सेट्स ऑफ सॉल्यूशन है तो C1 y1 x, C2 y2 x अप टू Cn y x इन सब को मिला के एक कम्बिनेशन बनेगी, और ये जो y होगा वो आपके पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। y डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0, दी फंक्शन y1 इज इक्वल्स टू e3x एंड y2 इज इक्वल्स टू e माइनस 3x आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको नहीं दिए हुए अगर सॉल्यूशंस, ये तो आप खुद भी तो निकाल सकते हैं। हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करवाया ना, जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, उस मेथड को फॉलो करो, देखें आपके पास ये दो आंसर्स आते हैं कि नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल ये आपका होमवर्क हो गया, टास्क हो गया, आपने इसको चेक करना है। वो सॉल्यूशंस जो हैं अच्छा क्या करना हमने कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनके जो सॉल्यूशंस आए हैं वो y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इक्वल टू दिस सॉल्यूशंस हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और हमने जनरल सॉल्यूशन जो है वो मालूम करना है। सबसे पहले अगर जनरल सॉल्यूशन मालूम करना है तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि आया ये आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, ब्रांच स्केल लिया। ब्रांच स्केल में क्या करते होते हैं भाई कि आपको पता होना चाहिए दो फंक्शंस हो तो आपने लिखना होता है पहले फंक्शन और फिर उनके नीचे डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब चूंकि दो फंक्शंस हैं तो सिंगल डेरिवेटिव तक जाएंगे, तीन फंक्शन होंगे तो एक डेरिवेटिव उनका कम होगा। अब दो फंक्शन हैं तो एक डेरिवेटिव। e3x का डेरिवेटिव क्या आता है, ठीक है। e3x का डेरिवेटिव अगर मैं आपको बताऊं, e3x का डेरिवेटिव आपके पास e3x वापस आता है, लेकिन साथ में आपने पावर की भी डेरिवेटिव लेनी होता है, ठीक है, लेना होता है, ठीक है। e3x और 3x का डेरिवेटिव आपके पास आता है 3, तो 3 टाइम e3x इसका क्या डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से e माइनस 3x और सेम स्टेप्स में डेरिवेटिव लें तो -3e माइनस 3x आएगा। अब डिटर्मिनेंट, ये जो एब्सोल्यूट्स है ना, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दरमियान में माइनस लिखो हमेशा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इन शॉर्ट अगर मैं डिटर्मिनेंट का आपको फार्मूला बताऊं ABCD, तो डिटर्मिनेंट का आंसर होता है AD माइनस BC, यानी A को D के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस लिखे हमेशा, और B को C के साथ। लोग क्वेश्चन पूछते कि क्या हमेशा माइनस, यस हमेशा माइनस, ठीक है। तो e3x मल्टीप्लाई -3 माइनस 3x माइनस, अब इसको e3x को e माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3e3x माइनस e माइनस 3x, ठीक है। तो -3 लिखा, e3x लिखा, e माइनस 3x लिखा, माइनस लिखा, 3 लिखा, e3x लिखा, e माइनस 3x लिखा, बेसिस सेम पावर एडेड, 3x प्लस माइनस -3x,
3x प्लस माइनस माइनस 3x, 3x कैंसिल, e पावर ज़ीरो एनीथिंग पावर ज़ीरो आपके पास क्या होता है 1 होता है। तो इसके जगह 1 आ जाएगा और -3 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई 1 -3 माइनस माइनस प्लस करेंगे और माइनस का साइन भी आएगा। अब चूँकि ये ज़ीरो नहीं आया, clearly one scale of e3x e minus 3x is not equal to 0, so this function are linearly independent, so the set is fundamental set of solution। जब fundamental set of solution हो तो उसका जो है जनरल सोल्यूशन क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन होगा C1 e3x और C2 e minus 3x इज़ अ जनरल सोल्यूशन ऑन द गिवन इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक आपके पास जो था वो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट था और होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी कर रहे थे और उसके जनरल सोल्यूशन को हम स्टडी कर रहे थे। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है जो कि मेन टॉपिक है आपके फाइनल टर्म का, जो कि है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अच्छे तरीके से आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके पास उसी तरीके से होमोजीनियस के लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड सेम है, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखें तो फ़र्क क्या है कि उसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होता है और इसके राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है फंक्शन है, ठीक है। और ये आपके पास an -1 a0 आर रियल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। आपके पास कोई भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपके पास कोई भी nth डेरिवेटिव के साथ जो है कुछ कांस्टेंट कुछ कोएफिशिएंट है, nth -1 डेरिवेटिव के साथ कुछ कोएफिशिएंट है, और इसी तरीके से आप जो है सारे ऑर्डर्स डेरिवेटिव पे गए और लास्ट में जो है y लिखा है आपने, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और अगर राइट साइड पे आपके पास फंक्शन है तो हम इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। और अगर ये सारे an -1 इन a1 और a0 ये सारे जो है अगर जो है आपके पास के हैं कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस, तो कहेंगे लीनियर भी कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहेंगे, लेकिन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और अगर फंक्शंस हैं तो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑन सिमिलर फैशन एज वी डिड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव, इसी तरीके से हमने अपने होमोजीनियस के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। an dn y, ठीक है, an -1 इसको हम d के साथ रिप्रेजेंट किया था, अगर आप लोगों को याद हो dn -1 प्लस a1d प्लस a0 y इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब हमने इसमें से y जो है वो बाहर निकाला हुआ है और इसको हमने नाम दिया है fd फंक्शन ऑफ d और y और fx, वेयर fd इज दिस, ठीक है, इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये पोलिनोमियल है डिग्री n के, एंड fdy इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी द एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर आप लोग इस एफ डी वाई में लास्ट राइट साइड पे ज़ीरो लिख लें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, इज सेड टू बी द एसोसिएटेड होमोजीनियस equation and its general solution is said to be the complementary function of the non homogeneous differential equation। बेसिकली आपने क्या करना है, अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो एक समझने की बात यह है कि आपने उसी तरीके से पहले तो डी में लिखा और इसी तरीके से आपने पोलिनोमियल तक बात ठीक की है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 पार्ट्स हैं, एक होगा आपके पास कि आपने कोई भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, आपने उसका होमोजीनियस पार्ट सामने लेकर आना हमारे, यानी कि आपने इसके राइट हैंड साइड को पहले ज़ीरो लेके इसको सॉल्व करना जैसे कि आप पहले करते थे, ठीक है। और सोल्यूशन उसके जनरल सोल्यूशन को आप लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, किसका, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे भी नज़र रखेंगे और अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, कोई भी आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं तो आप लोगों ने क्या करना होगा कि उसको सबसे पहले उसके एसोसिएटेड का क्या मतलब है कि उसकी अपनी जो है राइट हैंड साइड में से सिर्फ ज़ीरो लेके उसको सॉल्व करें और उसके जनरल सोल्यूशन को आप लोग सॉल्व करें, फाइंड करें और उसके जनरल सोल्यूशन को नाम दे दें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस differential equation and any function yp
which satisfies the equation star and it is independent of constant is said to be particular solution या particular integral। स्टार क्या था बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो आपने सबसे पहले उसका क्या करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मालूम करना होगा या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मालूम करना होगा। कैसे? उसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने होमोजीनियस की फॉर्म में लिखना है और उसको सॉल्व करना है, जैसे हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्टार क्या नाम है, ये नॉन होमोजीनियस हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी इक्वेशन का आपने क्या मालूम करना है, एक अलग जो है वाई पी मालूम करना है, एनी फंक्शन वाई पी जो उसको सेटिस्फाई करोगे उस पूरी इक्वेशन को, तो हम उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है जनरल सॉल्यूशन टू पार्ट्स पे डिपेंड करता है, एक है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पे और एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि आपको एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगा, और द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी कहानी क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मालूम करेंगे, इसके अलग फंक्शन पे अलग अलग सिचुएशन है जिसको हम आगे डील करेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पे तो आप बहुत क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, तो वो मालूम करना आपके लिए आसान है। जो मेन प्रॉब्लम है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। नाउ द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू फाइंड वाई पी, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हर वाई पीस मालूम करने के लिए हर फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हर फंक्शन का अलग वाई पी होगा, यानी कि जो राइट साइड पे एफ एक्स है उस पर डिपेंड करता है कि उसका वाई पी क्या होगा। लेट सपोज अगर आपका फंक्शन है राइट साइड पे ई ए एक्स की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर है e पावर 3x की फॉर्म में, और एफ ए इज़ नॉट ज़ीरो, और एफ ए इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि आपके पास ये जो ए है जो कि यहाँ पे बेसिकली 3 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो 3 ना हो, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बनाते हैं और उसका जो रूट है वो 3 ना हो, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हम या ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट जो है वो ए ना हो बजाते खुद, यानी कि इस केस में 3 ना हो, देन वाई पी जो होगा वो होगा आपके पास 1/f(a)(f(x). लेकिन अगर एफ एक्स सी ई एक्स जो है और आपके पास राइट साइड पे सी ई एक्स है, यानी कि ई 3x है, और ए यानी कि ये 3 इस केस में वो सोल्यूशन भी है उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो और वो रिपीट भी हो रहा है कुछ टाइम्स, ठीक है। और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट भी हो रहा है। तो उस किस्म के जो है जो वाई पी होगी उसकी शेप होगी एक्स एन, यानी कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय एफ़ ए का उतनी एफ़ का डेरिवेटिव, यानी कि ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को उतनी मरतबा डेरिवेटिव लें और उसमें फिर ए पुट करें और फिर मल्टीप्लाई करें एफ एक्स के साथ। ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर फंक्शन जो है राइट साइड पे सी ई ए एक्स है तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा 1/f(a)(f(x), अगर एफ़ ए इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि वो रूट नहीं है तो। और अगर एफ़ ए ज़ीरो है और वो रिपीट भी हो रहा है तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ये है। समझ नहीं आई, इट्स ओके। पहले एग्जांपल्स को आप लोग समझ लें, आपको सही तरीके से प्रॉपर समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 फॉर पॉइंट नंबर 1, यानी कि इस पॉइंट के लिए हम एग्जांपल कर रहे हैं। ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 2d4 dx4, ये सब कुछ ठीक है। लीनियर है, यस लीनियर इसलिए है कि किसी पे भी पावर जो है वो 1 के अलावा नहीं है और कोई भी डेरिवेटिव किसी के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये लीनियर है। लीनियर है, यस। कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, यस कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। लीनियर है तो कौन सी फॉर्म है उसकी, होमोजीनियस के नॉन होमोजीनियस। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, नो। राइट हैंड साइड में आपके पास फंक्शन है तो ये कौन सी टाइप है, आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और वो नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस में कौन सी किस्म है इसकी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली। तो यस कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली है, तो हमने सारा जो मैप सजाया हुआ है वो सारा आपके लिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए ही था। अच्छा, अब हमने इसकी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। Solution. We know that the general solution of non-homogeneous differential equation is with non-homogeneous with constant coefficient differential equation is sum of complementary solution and particular solution. So first we have to find the complementary solution. What is complementary solution? सही है, the homogeneous यानी कि उस differential equation के associated homogeneous differential equation क्या है। तो ये सारा कुछ मैंने लिखा है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको हो जाएगा 2d4y + 7d³ y
प्लस 7t³ y माइनस 2d² y माइनस 13t y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2d4 प्लस 7d³ माइनस 2d² माइनस 13d प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोलिनोमियल है वो क्या है, 2d4 7d³ माइनस 2d² प्लस 13d प्लस 6 जो है इसका क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, और ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनी है 2d4 प्लस 7d³ माइनस 2d² माइनस 13d प्लस 6 जो है वो इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा जी, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पोलिनोमियल को, अब तो आपके पास निकल आएंगे इसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। ठीक है, जब इसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे तो या रूट्स निकल आएंगे तो आपने उसके उसी को मुताबिक जो है फंक्शन आप जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो बनता है। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द अबव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन की नेचर होगी वो डिपेंड करती है कि इस पोलिनोमियल के कौन से रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको होमोजेनियस के बारे में आइडिया है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है। तो अब आपके पास जब 4 डिग्री हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब 4 डिग्री हो तो आपके पास इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इसके लिए हमारे पास कोई मेथड जो है बेसिकली नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में लिखते कैसे हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपने एक चीज़ भी उसमें मिस कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास है देखें पावर जो है सारी मौजूद है, 4 भी है, फिर उसके बाद उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे जो है वो पावर जो है मौजूद है, 4 3 2 1 एंड 0। तो जब कोई मिसिंग हो ना तो आप उसकी जगह फिर क्या लगाते हो, उस मिसिंग पावर की जगह फिर आपने फुल 0 लगाना होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 2, फिर 7, फिर -2, फिर -13 और 6। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। अगर लेट सपोज आपके पास ये -2d² ना होता तो 4 3 3 1 और 0 होता, तो आप इस 7 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती वो -2 नहीं होती बल्कि वो 0 होता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं और ये क्यों करते हैं, सबसे पहले इसको किस लिए करते हैं, रूट्स मालूम करने के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक कैलकुलेटर। ठीक है, कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक मेहनत आपकी दरकार होती है कि आपको पहले रूट का पता होना चाहिए, बाकी रूट इसके लिए आसान है सिंथेटिक डिवीजन के लिए मालूम करना। अच्छा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक है, और कैलकुलेटर नहीं है तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि ये ट्रिक ये होती है कि ये पॉइंट आपको -2 और 2 के दरमियान में या 1 0 2 -2 यही पॉइंट्स होते हैं। 3 -3 कोई खौफनाक पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली नहीं होते हैं, बल्कि हमने जितने भी क्वेश्चन इस कोर्स में अभी तक पढ़े हैं तो उनके जो फर्स्ट रूट है या जो भी रूट है वो -1 1 0 -2 2 इस तरह होते हैं। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि अगर आपके पास अगर वो नहीं है तो आप लोग फिर किस तरीके से करेंगे। पहले तो मैं उनको समझाती हूँ कि जिनके पास कैलकुलेटर है तो वो किस तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद में जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो किस तरीके से करेंगे उनको बताती हूँ। अच्छा, कैलकुलेटर स्कीम क्या होगी इसकी, अब आपके पास उसी तरीके से दोबारा से वो पोलिनोमियल लिखना पड़ेगा जो कि आपके पास पुराना था। ठीक है, तो वो पोलिनोमियल क्या था, वो पोलिनोमियल था 2d4 प्लस 7d³ या ये चीज़ है। इक्वेशन को अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2d तो नहीं लिखते, तो आपके पास x है तो शिफ्ट आपके पास यहाँ से शिफ्ट और ओके सॉरी। ठीक है, तो आपको किस तरीके से लिखेंगे, 2 शिफ्ट से नहीं अल्फ़ा से, अल्फ़ा और उसके ऊपर जो है ये x लिखा हुआ है तो एक्सप्रेस करें अल्फ़ा x प्लस फिर लिखना है आपने 7, फिर है d³ जो वेरिएबल आप यूज़ करें, मैं x यूज़ करूँ तो थ्रू आउट x ही यूज़ करूँगी, x³ सॉरी x के ऊपर 4 भी था तो आपने लिखना है 2x4 प्लस 7x³ -2
डी स्क्वेयर माइनस 13 डी प्लस 6। ठीक है, अब कैल्क प्रेस करें। अब आपकी मर्ज़ी, आपको तो नहीं पता ना कि किस तरीके से, तब तो आपसे पूछते हैं कि क्या प्रेस करूं, तो तब तक आपके पास आपने पुटिंग करनी चाहिए जब तक आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो ना आ जाए। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो प्रेस करके देखती हूँ। ज़ीरो पे मेरे पास 6 आता है, तो ज़ीरो इज़ नॉट अ रूट। ठीक है, तो वन पे मेरे पास आंसर आ गया ज़ीरो, तो इसका मतलब है वन जो है वो ज़ीरो है। तो हो सकता है आप लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही आंसर ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको 2-3 ट्राई करने के बाद जो है वो आंसर मिल जाए कि वो वन जो है इसका रूट है। अच्छा, किसी के पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो रफ साइड पे उसमें पुटिंग करेगा, मैनुअली पुटिंग करेगा। ठीक है, और उसको फिर आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको लिख लेते हैं 2x4 प्लस 7, फिर कैल्क प्रेस करते हैं। कैल्क जो है वो प्रेस करने के बाद आपसे पूछते हैं कि x क्या पुट करूँ, तो फिर फाइंड द वैल्यू इन विच यू गेट ज़ीरो। तो वो वैल्यू आपकी डिज़ायर वैल्यू है जिसमें आपके पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अच्छा, अब साइंटिफिक डिवीजन का तरीका क्या है कि आपने जो है फर्स्ट रूट आपको मिल गया 1, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को इसी तरीके से 2 को नीचे उतारना है। ठीक है, अब इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और यहाँ पे लिख दें, और इनको प्लस करें तो क्या आता है 9। ठीक हो गया। अब आपने 1 मल्टीप्लाई 9 करना है, और यहाँ पे जो आंसर आता है 9 आता है उसके नीचे लिखना है, और इनको प्लस करना है। 9 प्लस माइनस 2 7 आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन बड़े वाले के साथ प्लस है तो प्लस 7। 1 मल्टीप्लाई 7 7। अच्छा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 30 में से 7 गए तो 6, लेकिन बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस 6। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 6, ये 6 और माइनस 6 कैंसिल, और आपके पास आ गया 0। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे टर्म्स कितनी थी, यहाँ पे अब जो टर्म्स आई हैं वो 1 2 3 4 आई हैं। तो 4 टर्म्स हों तो आपके पास जो पावर होगी पोलिनोमियल की वो क्या होगी, 3 होगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल भी रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें 2d क्यूब 9d स्क्वायर 7d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसको आपने इस तरीके से लिखना है कि 4 जो डिग्री पोलिनोमियल था या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, आपने उसको क्या कर लिए है, फैक्टराइज कर लिया। एक फैक्टर आपको मिल गया 1, तो फिर फैक्टर किस तरीके से लिखते हैं, आपके पास फैक्टर आता है x माइनस 1 पे। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना आपके पास, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका फैक्टर आपके पास होता है x माइनस ए एक्स माइनस बी। यानी कि फैक्टर इस तरीके से लिखते हैं, माइनस वो रूट और माइनस दूसरा वाला रूट। तो अब इसका जो फैक्टर है d माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर को इस तरीके से लिखते हैं -1, और ये बन गया 2d क्यूब प्लस 9d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 6। अब अगेन दिस इज़ अ थर्ड डिग्री वो है इक्वेशन है। तो अब आपने इसको किस तरीके से मालूम करना है, सिंथेटिक डिवीजन से। अच्छा, ये याद रखें कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो या तो ये ज़ीरो होता है या तो ये ज़ीरो होता है। या -1 इज इक्वल -1 है, साइड पे आ जाएगा तो एक वैल्यू मिल गई d की 1। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम अगेन सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करेंगे, देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी पावर्स मौजूद है कि नहीं। तो 3 2 1 0 सब मौजूद है, तो प्रॉब्लम नहीं है। 2 9 7 -6, फर्स्ट वाले को आपने ऐसे लिखना होता है, यहाँ आ गया 2। अब अगेन इन इसको कैलकुलेटर पे लिखना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, 2d क्यूब यानी 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। फिर कैल्क प्रेस करेंगे, पूछ रहा है एक्स क्या पुट करूँ, मैं पहले ज़ीरो कह रही थी। ज़ीरो पे मेरे पास आंसर आया है -6, तो इसका मतलब है कि ये इसका वो नहीं है। ठीक है, हमें ये डिज़ायर पॉइंट नहीं है हमारा। अब मैं इसमें 1 पुट करती हूँ, 1 पे मेरे पास आता है 12, ये भी मेरा डिज़ायर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब मैं पुट करती हूँ 2, ये भी मेरा डिज़ायर पॉइंट नहीं है। अब मैं पुट करती हूँ -1, ये भी मेरा डिज़ायर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब मैं पुट करती हूँ -2, तो -2 मेरा डिज़ायर पॉइंट है क्योंकि इसमें आंसर क्या आ गया 0। तो -2 पुट किया। अब -2 मल्टीप्लाई 2 -4, इसको 9 के नीचे मैंने लिख लिया। 9 में से 4 गए तो 5 आता है। ठीक है, अच्छा, अब -2 मल्टीप्लाई 5 -10। ठीक है, और ये हो गया 7 में से 10 गए तो आपके पास आता है -3। अब -2 मल्टीप्लाई -3 कितना होता है 6।
तो कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 0। राइट साइड पे आपके सॉरी एंड में आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि वो आपके पास क्या था, रूट था, क्योंकि आपने जिस तरीके से निकाला है पॉइंट वो ऑलरेडी रूट था, तो आंसर आपके पास राइट साइड पे 0, इस साइड पे 0 होगा। अगर 0 नहीं है तो आप लोग चेक करें, आपने कोई मिस्टेक की होगी हाँ। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका रूट था ना, ये 2d³ 9d² + 7d - 6, तो एक रूट आपके पास आ गया d - -2 माइनस वो रूट लिखने का तरीका x - a, तो रूट क्या था -2, और दूसरा ये 3 टर्म्स हैं तो डिग्री क्या होगी 2 होगी, 2d² + 5d - 3 = 0, तो d -2 ये उस साइड पे जाएगा तो ये +2 बन जाएगा, उस साइड पे जाएगा तो -2, तो एक रूट बन गया -2, और एक होगी आपके पास इक्वेशन 2d² + 5d - 3 = 0। You may get first -2 and then 1, sequence of finding solution does not matter। अच्छा, हो सकता है कि आप जो है पहले -2 पुट करें और आपके पास जो है -2 पे ये सॉल्व हो और फिर आपके पास जो है दोबारा 1 पुट करें और फिर उस पर सॉल्व हो, तो कहते हैं कि जो सीक्वेंस जो है फैक्टर्स मालूम करने के, जो पहले आपको 1 मिल गया या -2 मिल गया, ये मैटर नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, इसमें आपके सोल्यूशन को कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन और अगेन सिंथेटिक डिवीजन। आपके पास जब भी आपके पास डिग्री 2 आ गए तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और सिंथेटिक डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज वी नो के क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इजी है और सिंथेटिक डिवीजन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो जब भी आपके पास 2 डिग्री हो तो मैं ये प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि आप लोग जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जो है मूव करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आप चूँकि ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको डी में आंसर देगा। वो पुराने जो हम पढ़ते थे वो एक्स में होता था, इन टर्म्स ऑफ एक्स होता, तो हमें आंसर भी जो है वो एक्स में देता है। तो अब इसको बन जाएगा -b + -√b² - 4ac / 2a, a is 2, b is 5 and c is -3। so putting the value we get minus और b is 5, so 5 + -5² - 4, a is 2 and c is -3 / 2a, 2 × 2 -5 + -5² 25 -+ 4 2 8 and 8 × 3 24, 25 + 24 is √49, √49 is 7। एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 से 5 गए तो 2/4 और माइनस प्लस करेंगे, 7 + 5 12/4, बट बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो -12/4। इसकी कटिंग करेंगे 2 × 1 2 2 2 4, और एक कटिंग खुद ब खुद ही होती है, फुल फैक्टराइज तो 4 1 4 4 3 12, तो -3 एंड d = 1/2। सो d = -2, d = 1, d = 1/2 and d is -3 are the roots of the required auxiliary equation या characteristic equation, and all are the distinct and real। डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ और रियल भी हैं। ठीक है, कोई उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स वगैरह में नहीं है। तो जब ऐसे सिचुएशन हो कि जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करें और आपके पास रियल रूट्स आ जाएं और वो सारे डिस्टिंक्ट भी हों, तो तब आपके पास क्या होता है, बहुत आसान है, आपको पता है। इन सबको आप लोग फिर किसकी पावर में लिखते हैं, ई की पावर में लिखते जाते हैं। अगर रिपीट हो तो फिर आप एक एक्स का इजाफा भी करते जाते हैं। तो फिर आपके पास C1 1 की वजह से, एक -3 की वजह से, एक 1/2 की वजह से और एक -2 है कि उस सबके साथ C1 C2 C3 भी लगाते हैं। नाउ अब आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन थी वो आपके पास होमोजीनियस तो नहीं थी, नॉन होमोजीनियस थी। तो अभी जो हमारे पास आया है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया, तो इसको हमने क्या नाम दिया, YC से नाम दे दिया कि ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। अब आपको मालूम करना है YP यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। और YP कैसे मालूम करेंगे, जो राइट साइड पर फंक्शन था वो था 5e3x, तो हेयर a = 3 एंड क्लियरली f3 = f फंक्शन में 3 पुट करें, कौन से फंक्शन में, जो पोलिनोमियल फंक्शन था, कौन सा वाला फंक्शन था बेटा, ये वाला फंक्शन था। देखिए इसमें जब हम 3 पुट करते हैं तो आपके पास आता है आंसर 3780 नहीं आता। अगर आपको पुट नहीं भी करना तो आपको नज़र भी आ रहा है कि जो पिछले हमने फंक्शन जो है सॉल्व किए हैं, सॉरी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किए, उसमें 3 का कोई रूट नहीं है, यानी कि -3 मौजूद है लेकिन 3 तो रूट नहीं है ना। तो 3 रूट नहीं तो उसका आंसर वैसे भी 0 नहीं आना था।
ठीक है। पुटिंग वैल्यू एन एफ टी इज डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर मैं पता है कि थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई फंक्शन हो और वो इस तरह के फॉर्म में हो, फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स, और वो जो है रूट ना हो, एफ ए जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी कि वो रूट ना हो, तो आपके पास क्या तरीक़ेकार होता है कि आप लिखते हैं 1/, एफ ए एफ एक्स। अब इसकी ज़रूरत हमें थी भी क्योंकि वो वाई पी मालूम करना था, बट आप इसका अंदाज़ा पहले उससे भी लगा सकते हैं कि ए रूट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो 1/378 बिकॉज एफ ए की वैल्यू है 378 और एफ एक्स क्या था 5e3x। अब ये आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये सारा है और पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने एंड में लिख लिया, तो इसका मतलब है कि ये जनरल सोल्यूशन है फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब है एग्जांपल नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस d4 - 8d³ + 24d² - 32d + 16y3e2x। ऑल कोफिशिएंट आर कांस्टेंट्स। यस, ऑल कोफिशिएंट आर कांस्टेंट और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बट दिस इज अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि राइट साइड पे आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, ज़ीरो नहीं है। एज वी नो दैट द जनरल